वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये शायद आपने सुन भी रखा है, फॉरवर्ड रीजनिंग एंड बैकवर्ड रीजनिंग। देखिए, फॉरवर्ड रीजनिंग भी बोल सकते हैं और फॉरवर्ड चेनिंग भी बोल सकते हैं। दोनों जो चीजें हैं वो दोनों के अंदर मतलब बस ये समझिए कि तरीका अलग अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो होता है सर्चिंग का, वो ये होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम के अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग सोल्यूशंस होते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशंस में ऐसा भी कभी होता है कि कोई बात वक्त एक प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग जनरली जो है अप्रोच क्या है कि फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर क्या करते हैं कि हम कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब जो हमारा मेन रास्ता जो है वो तरीका ये है कि यहाँ पे एक आपको एक स्टार्ट नोट दिया जाता है और यहाँ से आप दौड़ते दौड़ते आप गोल तक पहुंच जाते हो। ठीक है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और आप क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते 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 आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाते हो। जैसे हमने प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ा, प्रपोजिशन लॉजिक पढ़ा, वो सारे के सारे लॉजिक बेस्ड सिस्टम क्या थे कि कोई एक कंक्लूजन, कोई एक रीजनिंग तक जा रहे थे। तो एक बहुत बेसिक डिफरेंस जो है वो फॉरवर्ड रीजनिंग में वो है कि वो स्टार्ट करता है न्यू डेटा से और नए कंक्लूजन तक पहुंचता है। ये नया कंक्लूजन जब फाइंडिंग्स हो जाती है तो उसको बोल देते हैं कि मतलब ये फाइनल कंक्लूजन आ गया, ये आपकी फॉरवर्ड रीजनिंग है। लेकिन जो रीजनिंग कंक्लूजन से स्टार्ट हो और वो इनिशियल डेटा तक जाए, मतलब जो रीजनिंग यहां से स्टार्ट हो और यहां तक जाए, उसको बोलते हैं बैकवर्ड चेनिंग। अब कहने का मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गोल क्या है और हम स्टार्ट गोल से क्यों करें। भाई आप एक बात बताइए कि आपने अगर किसी ऐसे कहीं किसी टिक टैक टो गेम को खेल रहे हो तो क्या आपको उसका आंसर नहीं मालूम? इसका आंसर है ना, या तो आप ऐसा ऐसा कर दें तो आप जीत जाएंगे, या तो आप ऐसा ऐसा कर दें तो आप जीत जाएंगे। ये देखिए इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। या फिर आप इसको ऐसा ऐसा कर दें तो भी आप जीत जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसा ऐसा कर दें तो भी आप जीत जाएंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं। मैंने तो खैर तीन चार ही दिखाए, और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप मुझे बताइए, जब आप गेम खेल रहे होते हैं ये वाला, तो क्या आपको मालूम नहीं होता कि गोल क्या होने वाला है? आप गोल हमेशा मालूमात रखते हैं अपनी। कभी भी हम देखिए फॉरवर्ड रीजनिंग के अंदर हम पता कर रहे होते हैं एक्चुअल में क्या है कि जैसे हमने कोई अगर प्रेडिकेट लॉजिक का कोई न्यूमेरिकल उठाए, जैसे कर्नल वेस्ट का हमने क्रिमिनल घोषित किया था, जब उसमें उसमें क्या था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि कर्नल वेस्ट क्रिमिनल है कि नहीं। लेकिन अल्टीमेटली हमारे दिमाग में जो गोल था वो गोल हमेशा चलता रहा। अब करते आप फॉरवर्ड अप्रोच है लेकिन दिमाग में चलाते हैं बैकवर्ड अप्रोच। तो इन्फ्लुएंसिंग जो है वो इन्फ्लुएंसिंग के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए इन्फ्लुएंसिंग जो है वो क्या करता है कि इंटेलिजेंट बनाता है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को, और उसकी इंटेलिजेंस को आप नापने का तरीका ये होता है कि आपका इन्फ्लुएंस इंजन जितना अच्छा काम करेगा, जितना अच्छे लॉजिकल रूल्स और नॉलेज बेस अप्लाई करेगा और नई इंफॉर्मेशन को इन्फर करेगा और नई इंफॉर्मेशन को पैदा करेगा फ्रॉम द नोन फैक्ट्स, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस इंजन। अब इन्फ्लुएंस इंजन जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है, एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है, और ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है अब ये दो मोड्स पे चलता है, फॉरवर्ड रीजनिंग या फॉरवर्ड चेनिंग, और दूसरा है बैकवर्ड चेनिंग। अब होता क्या है फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग, या फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग, वो क्या है कि आपने अगर फॉरवर्ड रीजनिंग सुनेंगे तो फॉरवर्ड रीजनिंग क्या है, एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि हर एक पॉसिबल सॉल्यूशंस तक जाती है और प्रॉब्लम के अंदर जो भी इनिशियल डेटा और फैक्ट्स उसको मिले होते हैं उसको पकड़ पकड़ के हम आगे तक जाते हैं। और ये एक्चुअल में डेटा ड्रिवन अप्रोच है, जिसमें आप क्या करते हो कि आप शुरुआत करते हो डेटा से और नए डेटा तक पहुंचने की कोशिश करते हो, डेटा से डेटा मिलाने की कोशिश करते हो। इस फॉरवर्ड रीजनिंग का, जो एआई की फॉरवर्ड रीजनिंग का मेन टारगेट जो है वो है इसको फाइंड करना, किसको, कंक्लूजन को या गोल को। और ये बड़ी ही अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की अप्रोच है। मतलब इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज जैसे जैसे मिलते जाएंगे, जैसे डेटा मिलता जाएगा, बिकॉज इट इज डेटा ड्रिवन अप्रोच ना। तो अगर डेटा नहीं मिला, बीच में कहीं डेटा मिसिंग हो गया, तो शायद आप गोल तक ना पहुंच पाओ। देखिए मैं अब एक फिर से बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड रीजनिंग हो चाहे बैकवर्ड रीजनिंग हो, सबकी अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। हम इसी सेक्शन के अंदर जब तीसरे नंबर का वीडियो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जो भी कंपैरिजन स्टडी करेंगे हम फॉरवर्ड रीजनिंग की बैकवर्ड रीजनिंग की, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल तो इतना जान लें कि फॉरवर्ड रीजनिंग स्टार्ट से शुरू होती है, इनिशियल फेज से शुरू होती है, और ये गोल तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब गोल तक पहुंचने में उसको जितनी भी चीजों से गुजरना पड़ा, मतलब जितने भी नए नए डेटा से गुजरना पड़ा, तो ये क्या है, डेटा टू डेटा आगे बढ़ती है। अब फॉरवर्ड रीजनिंग में क्या है कि जो फ्लो होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ गई जिसमें डेटा
गायब हो गया बीच में से, तो फॉरवर्ड रीजनिंग का इन्फ्रेंस इंजन जो है फिर वो काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप इन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और अगर उसमें फॉरवर्ड रीजनिंग या फॉरवर्ड चेनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका नॉलेज बेस, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन पूरी शानदार तरीके से रखी होनी चाहिए, पूरे कंस्ट्रेंट उसके बराबर होने चाहिए, और जितने भी आपने प्रेसिडेंसेस दिए ना कंस्ट्रेंट के, वो सारे के सारे आपकी करंट स्टेट से मैच होना चाहिए। करंट स्टेट से मैच होने पर ही, मतलब ऐसा ना हो कि आंसर उसमें था लेकिन आप आंसर ढूंढ नहीं पाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ये भी देखना है कि आपको आंसर अप्लाई कैसे करना है, मतलब लॉजिकली अगर आपके रूल्स गलत लगे हुए हैं तो आप उस नॉलेज बेस का कुछ नहीं कर सकते, आप उसका अचार डालने कुछ नहीं हो पाएगा, आप गोल स्टेट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आपने कंस्टेंट सही से नहीं लिए, या कंस्टेंट प्रॉपरली रिटर्न नहीं है, या कंस्टेंट रूल्स को प्रॉपरली इंप्लाइज नहीं कर रहे। अगर इस तरह से हुआ तो भी आप फॉरवर्ड रीजनिंग में फंस सकते हो, बिकॉज अगेन वही मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज डेटा ड्रिवन अप्रोच, तो आपको ये सारी चीजें सही रखनी पड़ेंगी। फॉरवर्ड रीजनिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप एक या दो या तीन या जितने भी कंस्टेंट है आप उसको डिफाइन कर दीजिए, जो रूल्स हैं वो उनको सर्च किया जाता है, और नॉलेज बेस के अंदर हर एक रूल्स को हर एक कांस्टेंट के साथ मिलाया जाता है, और जब जब वो रूल्स अप्लाई किए जाएंगे तो वो कंडीशन सिलेक्ट की जाएगी, और कंडीशन हर एक रूल के लिए जब सिलेक्ट की जाएगी तो एक वो नई कंडीशन को इजाद करेगी, और ऐसे 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 बड़े बड़े अप्स एंड डाउन के साथ जाते 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 आप गोल तक पहुंच जाओगे। ये न्यू कंडीशन जो है, ये न्यू कंडीशन जो है इसको आप ऐड करेंगे और फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब ये कि स्टार्टिंग से गोल तक अगर आप जा रहे हो, मतलब ये, तो आप शुरू से लेकर एंड तक में जितने भी नए नए रूल्स आएंगे वो सारे इस रूल बेस का हिस्सा बन जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कंडीशन नई पैदा नहीं हो रही, कोई कंडीशन नई पैदा नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपने क्या करा कि सीधे सीधे टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करा, और आपने क्या करा कि इसको दोबारा रिपीटेडली आप उसको दोबारा चलाओगे तो नहीं, तो आपने शुरुआत से एक रास्ता तय करा और गोल तक पहुंच गए। ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब ये कि मुझे अगर मान लीजिए दिल्ली से बॉम्बे जाना है, और मुझे दिमाग में मालूम है कि हाँ मुझे बॉम्बे पहुंचना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम, मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ाता जाऊंगा और बॉम्बे तक पहुंचता जाऊंगा, और जैसे मैं फाइनली बॉम्बे तक पहुंच गया, मैंने बड़ा सारा बोर्ड मुंबई लिखा हुआ देख लिया, तो मैं रुक जाऊंगा, मतलब मेरे रूल बेस में एक टाइम ऐसा आएगा, मेरे कंस्टेंट में ऐसे टाइम एक ऐसा आएगा जब मैं स्टक हो जाऊंगा, जब मैं स्टक हो जाऊंगा तो वही मेरा फाइनल आंसर होगा, मुझे उसको आंसर मानना पड़ेगा क्योंकि कोई नई कंडीशन अराइज नहीं हो रही। ये पोर्शन था फॉरवर्ड रीजनिंग का। अब बैकवर्ड रीजनिंग जो है ना, इसी का जस्ट रिवर्स है। बैकवर्ड रीजनिंग क्या है, इसी का जस्ट रिवर्स है। अब अगली आती है बैकवर्ड रीजनिंग। बैकवर्ड रीजनिंग जो है वो फॉरवर्ड रीजनिंग का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, और रिवर्स प्रोसेस का मतलब ये है कि ये गोल ओरिएंटेड है। अब गोल ओरिएंटेड बोल लो या गोल ड्रिवन बोल लो, बात बराबर ही है। मतलब इसके अंदर क्या है कि कोई एक गोल या कोई एक हाइपोथेसिस जो होती है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब कोई प्रिजम्पशन ले लिया जाता है कि साहब ऐसा तो होगा, मतलब फाइनल आंसर दे दी जाए। तो जैसे ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं ना तू तो फेल हो जाएगा, मतलब उन्हें प्रिज्यूम है, ऑलरेडी उन्होंने गोल सेट कर दिया। अब वो क्यों बोलते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो बच्चे की पढ़ने की स्टाइल को देख के बोल रहे हैं, या शायद वो पढ़ नहीं रहा, या टाइम पास ज्यादा कर रहा है, या पढ़ रहा है तो सही से नहीं पढ़ रहा, ढंग से नहीं पढ़ रहा, एबसेंट हो रहा है, कॉलेज नहीं जा रहा, क्लास नहीं जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं फेल होएगा ये तो। ये पेरेंट्स ने जो बोला ना फेल होएगा ये तो, ये एक्चुअली उन्होंने नहीं बोला, उनका ब्रेन ने बोला, क्योंकि उनको बैकवर्ड रीजनिंग करना मालूम है क्या चक्कर कि वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कि तू फेल हो जाएगा, वो बेसिकली उनके पास एक रूल है, उनके पास एक रूल बुक है उनके दिमाग में कि ये बात सही है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये रूल उनके में सेट है। अब आपको उन्होंने खेलते कूदते देख लिया, मतलब ये कि वो रूल जो है वो उस फैक्ट से मैच कर रहा है जो उनके दिमाग में छपा हुआ है। ऐसा शायद ही मैंने बहुत कमी से देखा ऐसा कि बहुत ज्यादा खेलने कूदने वाले हैं और टॉपर हैं अपनी क्लास के। नहीं, टॉपर को पढ़ते हुए देखा है मैंने, और जो खेलने कूदने वाले होते हैं उनको ज्यादातर मैंने या तो बाउंड्री लाइन पे पास होते हुए देखा है या फेल होते हुए देखा है। तो कहने का मतलब ये कि ये रूल मेरे दिमाग में भी छपा हुआ ही है, और शायद मेरी आने वाली जनरेशन जो होंगी उनके दिमाग में भी छपा हुआ ही होगा। बहुत कोई एक्सेप्शन केस है तो शायद मैं फेल हो जाऊं इसमें, मतलब इस सोच के अंदर। लेकिन अदरवाइज अगर देखेंगे तो आप से जो वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आप फेल हो जाओगे, वो इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज पास होने के लिए जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे, फेल होने के लिए जो करना चाहिए वो 100% कर रहे हो, इसलिए बोला गया। या फिर कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला और उसे जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, वो बढ़िया आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो बोल दिया पीएमटी की तैयारी कर रहा है, तो आप आके बोलते हो कि नहीं ये कोई निकले ना निकले ये जरूर पास हो जाएगा, ये जरूर अपना डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, जो भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करो। क्यों? क्योंकि जितनी पढ़ाई उस चीज के लिए लगती है वो इनिशियल लेवल पे वो कर रहा है, मतलब
कहीं ना कहीं आपके रूल्स जो है उसके अंदर की जो चीजें हैं वो मैच हो रही हैं और कहीं ना किसी फैक्ट से। इसका मतलब ये है कि हमेशा बैकवर्ड रीजनिंग जो होती है वो क्या करती है, ये गोल ओरिएंटेड होती है। इसमें एक हाइपोथेसिस को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी इनिशियल डेटा को एनालाइज किया जाता है उसके रूल्स और फैक्ट से। मतलब यहाँ पे रूल बेस और फैक्ट बेस बनाएंगे हम, और उसके बाद बैकवर्ड रीजनिंग करेंगे। बैकवर्ड रीजनिंग जो होता है वो गोल ड्रिवन होता है, और ये शुरुआत कैसे होता है, कंक्लूजन से होता है। मतलब शुरुआत कैसे होता है, एंडिंग से शुरुआत होती है उसकी, और कंक्लूजन या गोल जिसको भी आप अनसर्टेन मान रहे हो उसको आपने अज्यूम करना पड़ेगा। और इसी का फैक्ट ये है कि आपको जो वो कंक्लूजन माना है आपने, जैसे मैंने बोला ना कि आपने फेल हो जाएगा, ये कंक्लूजन को माना है, तो असल में उसके लिए जो फैक्ट्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, तो फेल होने के फैक्ट्स क्या क्या है कि आप पढ़ नहीं रहे, आपके पास बुक्स नहीं है, आपने कहीं कॉलेज नहीं जा रहा है, किसी टीचर की नहीं सुन रहे, आप जो पेपर का एक दिन पहले जो आपने स्टडी करनी थी उस टाइम पे भी आप मूवी देखने चले गए। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में उस कंक्लूजन के लिए जो फैक्ट हैं वो सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बैकवर्ड रीजनिंग का, कि आपको फाइंडिंग लगानी है, फाइंड करना है फैक्ट का, वो फैक्ट का जो कि सपोर्ट करते हैं उस कंक्लूजन का। मतलब अगर मैं बोलता हूं ए होने पे बी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, उसके लिए आपको पहले ए की फाइंडिंग्स लगानी पड़ेगी कि ए किस किस चीजों से हो रहा था, और अगर वाकई में ए हो रहा था तब तो फिर बी हो के ही रहेगा। अब आप इसको कुछ भी मान लो, या तो अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, एम्स में डॉक्टर बन जाओगे, या यूपीएससी क्रैक कर लोगे, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे अगर आप ए वाली काम करोगे तो। और नहीं करोगे तो आपका नहीं क्रैक होगा। तो जाहिर सी बात है जो नहीं करते उनका ऑटोमेटिकली पता लग जाता है, बिकॉज उनके एग्जाम होने से पहले लोग बता देते हैं कि इसका तो नहीं निकलने वाला, बिकॉज इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो पहले से हमें मालूम है, और हमारे कौन से वाले रूल से ये अटैच कर रहे हैं, पेपर निकालने वाले नहीं, फेल होने वाले पेपर से अटैच कर रहे हैं। खैर, बैकवर्ड रीजनिंग जो है वो कंजर्वेटिव टाइप की अप्रोच है, और इसके अंदर सीक्वेंस का जो जो फ्लो है ये कॉन्सिक्वेंसेस को पहले अज्यूम करता है, जो होने वाला है, जो कॉन्सिक्वेंसेस और इंसिपिएंट को बाद में देखता है। तो इंसिपिएंट से इस डायरेक्शन में ये फ्लो होता है, और ये सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या चूज करवाता है कि गोल स्टेट को चूज करवाता है, और रीजन उस बैकवर्ड डायरेक्शन का। सबसे पहली स्टेप जो होती है बैकवर्ड रीजनिंग को ये होती है कि गोल स्टेट और रूल्स इनको सेलेक्ट किया जाता है, गोल स्टेट और रूल्स को सेलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद फिर उन गोल्स का सब गोल्स बनाए जाते हैं, और सब गोल्स के साथ साथ फिर क्या करा जाता है, उनके रूल्स को सेलेक्ट किया जाता है। और अगर ये सब सेटिस्फाई करते 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 आप इनिशियल स्टेट तक पहुंच गए, और आपकी गोल स्टेट को फिर आप क्या बोलोगे, ट्रू बोल दोगे। मतलब ये कि जैसे मान लो किसी बच्चे को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो फेल होगा, ठीक है, अब वो वाकई में फेल हो गया, तो इसका मतलब ये कि मैं सक्सेसफुल रहा, मैंने जो बोला था वो सही रहा। या मैंने बोल दिया कि इस बच्चे के बहुत अच्छा पढ़ाई करता है ये, और ये शायद मेरे ख्याल से यूपीएससी क्रैक कर लेगा, या आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनेगा या आईएफएस बनेगा। मैंने बोला, वो बन भी गया, हुआ कुछ नहीं, लोग मेरी लोहा मानने लगेंगे कि नहीं यार ये आदमी देखो कितना अच्छा है, बारीक है, इसको मालूम है कि कौन कितना पढ़ाई करनी चाहिए और या कितना उसको गोल को अचीव करने के लिए पढ़ना चाहिए। मतलब ये कि कुछ नहीं है, अब मुझे अपने गोल को आइदर यस करवाना है या नो करवाना है। मेरा गोल या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ट्रू किस कंडीशन में होगा, कि उसके करस्पॉन्डिंग जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स, वो नियम, वो कायदे, वो कानून वो फॉलो कर लिए जाए, तो मेरा गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। अगर वो नियम और कायदे कानून फॉलो नहीं किए गए या फिर उन तक नहीं पहुंचे गए, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि गोल स्टेट तक नहीं पहुंच पाओगे। खैर, अब बारी आती है शुरुआत से, कि शुरुआत में इनिशियल कंडीशन जो होती है, इनिशियल कंडीशन को सेट किया जाता है कुछ इस तरह से कि वो सारे सब गोल्स को सेटिस्फाई करे। हम एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे स्टेट्स, और उसको मैच कराते हैं किससे, इनिशियल स्टेट से, जो भी हमें दी जाती है। कंडीशंस को जितने भी हैं वो फुलफिल किया जाता है, और गोल को सॉल्यूशन बोला जाता है, अदरवाइज गोल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब देखिए, आपने गोल को एक्सेप्ट कब करोगे, जब आप ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू होगी तब ये ट्रू होगी, है ना। तो इसको इंतजार करना पड़ता है, आप इसको ट्रू मानेंगे, मान लो अगर यही फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली इसको भी फॉल्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात कही जो है वो गलत साबित हो गई। तो इसलिए इसको हम इस अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, जिसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाते हो। बैकवर्ड रीजनिंग जो है उसको डिसीजन ड्रिवन भी कहा जाता है, और गोल ड्रिवन भी कहा जाता है इन्फ्रेंस टेक्निक के अंदर। जबकि वो डेटा ड्रिवन था, फॉरवर्ड रीजनिंग डेटा ड्रिवन था, ये गोल ड्रिवन होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको स्टेट सेलेक्ट करना पड़ता है, गोल स्टेट, और उस गोल स्टेट के साथ साथ के रीजन सेलेक्ट करने पड़ते हैं इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो मैं ये आर्किटेक्चर बनाने जा रहा हूँ, ये एक्चुअली बैकवर्ड रीजनिंग को और बेहतर तरीके से समझाता है।
और वो है कुछ इस प्रकार से। देखें, सबसे पहले तो आपको अज्यूम क्या करना है कि आपका गोल क्या है, गोल कह लो या क्वेरी कह लो, जो भी आप पसंद करें, ठीक है। अब इस गोल को सच साबित करना है आपको, ये गोल को सच साबित करना है। अब ये अगर सच हो गया तो हम जरा मैं आंसर प्रूफ कर देंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको अगर खराब दिखे तो स्क्रीन पे आपको मेरे द्वारा एक बनाया हुआ एक चित्र दिख रहा होगा, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या जैसे भी आपको करना चाहें। और मैं साथ साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चलते चलें। अब देखिए, सबसे पहले क्या करा आपने, गोल को अज्यूम करा। और ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये डायग्राम आपको याद रखना है और बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बैकवर्ड रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी डायग्राम पे निर्भर करेगा। चलिए अब देखिए क्या क्या हो सकता है। मैंने एक गोल अज्यूम करा कि कोई भी एक्स नाम का बच्चा है, ठीक है, कुछ भी आप नाम अज्यूम कर लो, उसका आईएएस क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके गोल को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको किसी फैक्ट से मैच कराना पड़ता है। किससे कराना पड़ता है, मैच विथ फैक्ट बेस। फैक्ट बेस के अंदर ढेर सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, फैक्ट के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि जो भी है मतलब उस किसी एक बंदे के खिलाफ करस्पॉन्डिंगली लिखें। अगर मान लीजिए ये फैक्ट सारे के सारे सच हो गए, मतलब ये सारे फैक्ट जो आपने लिखे हैं रूल बेस के अंदर ये सच हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। स्टॉप विथ सुटेबल आंसर, ये तो अच्छी अच्छी बात हो गई। और आप जानते हो एल्गोरिथम, ये फ्लो चार्ट जब भी लिखते हैं तो हम अच्छी और बुरी सारी तरह की बातें करते हैं। तो अभी देखते हैं बुरी बात भी करके देखते हैं इसमें। उसके बाद आपने जब एक बार आपका जो फैक्ट है वो मैच हो गया, तो उसके बाद हम देख लेते हैं, अच्छी बात है। अगर लेकिन फैक्ट मैच नहीं हुआ, इनकेस अगर फैक्ट जो है वो मैच नहीं हुआ, तो अब क्या करना है कि आपको उस क्वेरी को किसी रूल के कंक्लूजन से मैच कराना है। लिखा है कंपेयर द क्वेरी विथ द कंक्लूजन ऑफ रूल। भाई देखो, या तो ऐसा है कि आपने बोला कि अमित इज एन आईआईटी स्टूडेंट, और वो क्वेरी थी कि इज अमित आईआईटी स्टूडेंट, और अमित आईआईटी स्टूडेंट अगर डायरेक्टली फैक्ट के अंदर लिखा दिख गया तब तो आंख बंद करके बोल दो कि हाँ साहब बहुत अच्छी बात है, अमित है आईआईटी स्टूडेंट है। लेकिन अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपको जितने भी रूल्स लिखे गए, क्योंकि रूल्स के अंदर क्या होता है कि भाई आपके अंदर रूल्स में क्या होता है, डेटा दिया हुआ होता है, वो रूल्स को मैच कराना है आपको कि किसी रूल के कंक्लूजन में तो नहीं दिख रहा वो, मतलब कोई भी रूल के कंक्लूजन पार्ट में तो नहीं दिख रहा वो। इन केस अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ कि किसी रूल के कंक्लूजन में भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप इस क्वेरी का आंसर नहीं दे पाएंगे। स्टॉप, क्वेरी कांट बी आंसर्ड। ये सबसे दुखद समाचार होगा कि आप क्वेरी को जवाब ही नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वेरी ना रूल में मिल पा रही है, ना फैक्ट में मिल पाई, और रूल में तो रूल के भी कंक्लूजन में नहीं मिल पा रही। खैर मान लीजिए कि अगर रूल के कंक्लूजन में मिलती है, रूल के कंक्लूजन में मिलती है, यस मैच, इसमें लिख देता हूं मैं मैच, मिलती है, तो अब क्या है कि उस रूल को फॉलो करने की कोशिश करिए, उस रूल को फॉलो करने की कोशिश करिए, मतलब उस रूल की जो प्रीमाइसिस है ना, ट्राई टू प्रोसेस प्रीमाइसिस ऑफ द रूल, प्रीमाइसिस ऑफ द रूल, मतलब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब नवाब अगर मेरा आखिरी क्वेरी है कि मुझे नवाब बनना है, तो उसके लिए क्या है, मुझे सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल है। तो ये खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये नवाब आया, तो नवाब आया तो नवाब आ गया, मतलब किसी रूल से मैच खा रहा है, बिल्कुल उसके कंक्लूजन में नवाब दिख रहा है। अब आगे बढ़े, तो अब नवाब बनने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो उसके प्रीमाइसिस क्या है, पढ़ोगे लिखोगे, तो ट्राई टू प्रोसेस द प्रीमाइसिस मतलब पढ़ो लिखो। अगर मान लो तुम पढ़ लिख नहीं पाए तो भी तुम्हारी क्वेरी आंसर नहीं हो पाएगी। क्या लिखेंगे, स्टॉप, क्वेरी कांट बी आंसर्ड।
और अगर मान लो पढ़ोगे लिखोगे और पढ़ लिख लिए तो 100% क्या है, स्टॉप विथ बल्ले बल्ले सूटेबल आंसर। याद रखिए, जब मैं सूटेबल आंसर बोलूं तो समझ जाना आप IAS IPS बन गए। ये जो मैंने चार्ट बनाया, इसमें एक छोटी सी और चीज है जो जुड़ना बाकी है, वो ये कि जब तुम प्रीमाइसिस को प्रूव करते हो ना, तो उस टाइम पे प्रीमाइसिस डायरेक्ट प्रूफ नहीं हो जाते। वो प्रीमाइसिस बेसिकली क्या करते हैं, वो प्रीमाइसिस यहां से गुजरते हुए रूल बेस की तरफ जाते हैं। अब प्रीमाइसिस भी कैसे प्रूव करोगे यार, प्रीमाइसिस के लिए भी तो आपको फैक्ट बनाना पड़ेंगे ना। तो फैक्ट जो होते हैं वो काम आते हैं भाई। या तो देखो, या तो डायरेक्ट फैक्ट मिल जाए तो आंसर आ गया, फैक्ट नहीं मिला तो रूल मिलेगा, रूल भी नहीं मिला तो छोड़ो, मारो गोली, जाने दो, नहीं हो पाएगा सॉल्व। लेकिन अगर रूल मिल गया और रूल का कंक्लूजन है तो उसके प्रीमाइसिस प्रूफ कराओ। अब तुम प्रीमाइसिस प्रूफ कराने के लिए कहाँ जाओगे, फैक्ट में तो जाओगे। और जैसे प्रीमाइसिस प्रूफ कराने के लिए फैक्ट में गए तो फिर आगे बढ़ो, मतलब तुम्हें तो प्रीमाइसिस प्रूफ कराना है कैसे भी करके। तो ये प्रीमाइसिस प्रूफ कराने के लिए फैक्ट बेस की तरफ तुम फिर से देखोगे और प्रीमाइसिस प्रूफ कराते रहोगे। मतलब यहाँ पे देखो, मैं फिर से वही सवाल लेता हूँ, मैं ज्यादातर टेक्स्ट बुक स्टाइल में नहीं पढ़ाता, मैं बहुत इजी वे में पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब यहाँ पे माना था आपको नवाब, मतलब आपको यूपीएससी क्लियर करना था। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपने फैक्ट देखा, फैक्ट में क्या वो मैच कर रहा है कि आपके ऑलरेडी यूपीएससी के एस्पिरेंट हो और आपका ऑलरेडी यूपीएससी निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ। मान लो एग्जाम्पल कि अगर निकला होता तो बहुत अच्छी बात थी, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं निकला हुआ तो चलिए रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है कि नवाब, वो जो नवाब मैंने बोला ना, ये यूपीएससी क्लियर होना बोला, वो किसी के अंदर मिल रहा है क्या रूल में? हाँ मिल रहा है साहब, बिल्कुल मिल रहा है। किसी का नाम नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, लेकिन रूल तो लिखा है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ये मिल गया। अब अगर मान लो ऐसा नहीं भी मिलता तो फिर खेल ही खत्म है, फिर तो आपको किसी हाल में ना यूपीएससी निकल रहा है ना, आप नवाब बन रहे। उसके बाद अगर मिल गया तो आपको अब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो ये पढ़ाई लिखाई जो है वो फिर से फैक्ट बेस के अंदर मिलेगी। अगर मिल गई तो ठीक है, स्टॉप विद सूटेबल आंसर। लेकिन अगर आप प्रीमाइसेस प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब आपने बात तो समझ ली, नियम तो समझ लिए, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर पाए, आप नियम समझ चुके हो, इवन आपके फैक्ट बेस में नहीं मिला, ठीक है, आपके रूल बेस में मिला वो भी ठीक है, लेकिन आपने प्रीमाइसेस प्रूफ करने में आप फेल हो गए। बहुत से लोग होते हैं जिनका एक एक पॉइंट से, एक एक डेसिमल वैल्यू से यूपीएससी क्लियर नहीं होता। तो ये बेचारे वो लोग हैं जो यहाँ तक रूल तो समझ चुके हैं, तो उसके बाद उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो क्या है, प्रीमाइसेस को प्रूफ नहीं कर पाए, इसलिए वो यहाँ पे आके रुक गए। और फिर वो अगला अटेम्प्ट देते हैं, यूपीएससी के जो भी 2-3 अटेम्प्ट देते हैं, और अल्टीमेटली वो आगे जाके ऑफिसर बन भी जाते हैं। तो ये था बैकवर्ड रीजनिंग का एक छोटा सा फ्लो डायग्राम, जिसको मैं चाहूंगा कि आप अपने दिमाग के किसी एक न्यूरॉन के अंदर फिट रखें, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो ये सारी बातें मैं वर्चुअली आपको बोलता रहूंगा और चाहूंगा कि आप इसको याद भी रखें। थैंक यू सो मच।